तो आज की क्लास में हम जो हमारा कल के लेक्चर में रह गए थे जो पार्ट पार्ट सी एंड डी उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अटैचमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज का एंड रेस्टोरेशन किस तरीके से किया जाता है प्रॉपर्टी जो अटैच की जाती है क्लेम करते हैं तो किस तरीके से होती है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो पार्ट सी के अंदर क्या बोल रखा है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट कि किस तरीके से प्रोक्लेमेशन की जाती है एंड जो भी हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है उसके रिगार्डिंग एंड किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। ठीक है। देखो 84 में बोल रखा है प्रोक्लेमेशन फॉर द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। उस पर्सन के लिए प्रोक्लेमेशन करते हैं जो एब्सकॉन्ड हो चुका है जो कहीं से भाग चुका है कस्टडी में से निकल के भाग चुका है वो। ठीक है। इसमें बोल रखा है वन बोल रखा है इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed। या तो वो क्या हो चुका है जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू किया है उस कोर्ट ने, अगर उस कोर्ट को लगता है कि वो क्या हो चुका है एब्सकॉन्ड हो चुका है या अपने आप को कंसील कर रहा है जिससे कि उसको क्या नहीं किया जा सके, ये वारंट जो एग्जीक्यूट नहीं हो सके और उसको अरेस्ट नहीं किया जा सके। सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी कोर्ट है ना जिस कोर्ट ने वारंट इश्यू किया था उसके लिए, अब उसको लगता है कि वो एब्सकॉन्ड हो गया कंसील कर रहा है तो कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, तो कोर्ट क्या कर देगी एक रिटन प्रोक्लेमेशन को क्या कर देगी पब्लिश कर देगी जिसमें वो रिक्वायर करेगी कि रिक्वायरिंग हिम कि वो अपीयर हो जाए जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर या जितना भी हमारा जो भी स्पेसिफाइड प्लेस या टाइम जो बताया गया है रिक्वायर जो भी रिटन प्रोक्लेमेशन के अंदर उसमें, और ये कितने टाइम पीरियड के अंदर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन सच प्रोक्लेमेशन। जिस दिन पब्लिकेशन पब्लिश हुई है वो प्रोक्लेमेशन उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर वो जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड हो चुका है या कंसील कर रहा है अपने आप को वो अपीयर हो जाए जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर या फिर जो भी प्लेस है उस पर क्या हो जाए वो अपीयर हो जाए। ठीक है। कोर्ट क्या करता है एक रिटन प्रोक्लेमेशन निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। सेकंड क्या बोल रखा है द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलो। अब देखो जो हमारे प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश कर रहे हैं कोर्ट वो किस तरीके से किया जाता है कहाँ उसको करते हैं। तो एज फॉलो फर्स्ट बोलता है इसमें, फर्स्ट के अंदर ए है उसमें बोल रखा है इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डनरी रिजाइड। देखो जहां वो पर्सन ऑर्डनरी रिजाइड करता है जिस टाउन में प्लेस विलेज के अंदर उसके जो भी कॉन्स्पिशियस पार्ट कॉन्स्पिशियस प्लेस का मीन्स होता है जिससे कि वो इजीली रीडेबल हो जाता है, जो कि इजीली जो भी जनरल पब्लिक वहां पे रहती है उसको इजीली उसको देख सकती है। ठीक है। ऐसे किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उसको रीड आउट करना पब्लिकली उसको रीड करना। ठीक है। पहला है पब्लिकली रीड करना कॉन्स्पिशियस प्लेस पे किसी टाउन और होम के जहां वो ऑर्डरी टाउन और प्लेस के जहां वो ऑर्डरी रिजाइड करता है। दूसरा बोल रखा है इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट। ठीक है। अगर पब्लिकली रीड नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं अफिक्स कर सकते हैं ऐसे कोई कॉन्स्पिशियस पार्ट पर या तो हाउस या होम स्टेट इन विच सच पर्सन ऑर्डनरी रिजाइड, जहाँ वो ऑर्डनरी रिजाइड करता है, या फिर ऐसा कोई टाउन या प्लेस जहाँ वो रहता है उसका कोई कॉन्स्पिशियस प्लेस है जहाँ वो इजीली अंडर रीडेबल किया जा सके, उसको इजीली सबकी नजरों में वो आ सके, ऐसी जगह पे उसको अफिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है। सी बोल रखा है इसके अंदर ही कि कॉपी देयर ऑफ शेल बी अफिक्स टू द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। अब वैसी कॉपी जो हमने अफिक्स की है किसी अक्यूज्ड पर्सन के जो रेजिडेंस है उसके और पास जहाँ की है हमने, ऐसी ही एक कॉपी हमने क्या करेंगे अफिक्स करेंगे, कहाँ पे अफिक्स की जाएगी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, जो कोर्ट हाउस होगा उसके भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे ऐसी कॉपी को अफिक्स किया जाएगा जिससे कि जनरल जो भी नॉलेज रहे सोसाइटी में उसकी एक नॉलेज रहे। ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है द कोर्ट में ऑल्सो इफ थिंक फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर। अब ये सारी चीजें होने के बाद में कि वो या तो पब्लिकली रीड कर दे या फिक्स कर दे उसकी होम स्टेट वगैरह जो भी है या फिर फिक्स कर देगा कोर्ट हाउस पे, ये तीनों चीजों के बाद में भी कोर्ट को अगर लगता है तो वो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं एक कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश की जा सकती है कहाँ डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर इन सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच ऑर्डनरी पर्सन रिजाइड, जहाँ वो ऑर्डनरी रिजाइड करता है वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर होगा उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं एक कॉपी को प्रोक्लेमेशन की जो कॉपी उसको पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड में क्या बोल रखा है अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू अफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन द स्पेसिफाइड डे in the manner specified in the clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section has been complied with and that the proclamation has been published on the such a day। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात ये बोल रखा है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है जिस दिन को हमने पब्लिकेशन किया है उस दिन को माना जाता है कि प्रोक्लेमेशन की गई है एंड जो भी सेक्शन के जो प्रोविजंस है उनको कंप्लाई किया गया है एंड उस पर्टिकुलर डे को जिस दिन पब्लिश हुई है उस दिन को ये क्या हो गया प्रोक्लेमेशन हमारी पब्लिश की गई है। तो ये सिर्फ एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोरम बोल रखा है कि where the proclamation published under subsection 1 is in respect to the person accused of an offence which is made punishable with imprisonment for 10 years or more or imprisonment for life or death under the BNS Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or under any other law for the time being in force and such person fails to appear
at the specified place and the time required by the proclamation, the court may, after making the inquiry as it think fit, pronounce him to be the proclaimed offender and make the decision to that effect. ठीक है, और ये जो सेक्शन है ना हमारा जो 4 है, सबसेक्शन 4 जो है हमारे 84 का जो सबसेक्शन 4 है ना, ये बोलता है अगर हमें कहीं पूछा जाए कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कौन सा प्रोविजन बात करता है, तो हमें 84 नहीं बताना है, 84 का भी सबसेक्शन 4 है जो पर्टिकुलरली डील करता है किससे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से। देखो इसमें पहले जो हमारा सीआरपीसी था उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन दे रखे थे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो हम उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जो बीएनएसएस में थोड़ा इजी कर दिया है कि कोई भी पर्सन अगर अक्यूज पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जिसकी पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर की पनिशमेंट है या फिर मोर है, ठीक है, और कितनी है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, और कितनी है, या फिर डेथ पनिशमेंट है। 3 पनिशमेंट है, 10 ईयर की है, उससे ज्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर हमारा डेथ पनिशमेंट है बीएनएस के अंदर या फिर हमारे किसी और लॉ के अंदर। तो सच पर्सन फेल टू अपियर, और वो पर्सन क्या हो चुका है, फेल हो गया है अपियर होने में, जो भी स्पेसिफाइड टाइम या जब डिक्लेरेशन कर पब्लिश किया था, प्रोक्लेमेशन को पब्लिश किया था, उस जो टाइम फिक्स किया गया था 30 डेज का, उसके अंदर अगर वो उस स्पेसिफाइड टाइम पे अपीयर नहीं होता है, जो रिक्वायर था उसका अपीयरेंस, तो कोर्ट क्या कर देगा, मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, कोर्ट इसमें इंक्वायरी करवाएगा कि क्या वो रीजनेबली उसमें, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको नॉलेज ही नहीं है उस प्रोक्लेमेशन के बारे में, तो कोर्ट इसमें इंक्वायरी करेगा कि उसने जानबूझ के ऐसी चीजें की हैं या फिर उसने उससे नॉर्मली हो गई है ये, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्ट इसमें इंक्वायरी करवाएंगे एंड देन इंक्वायरी करने के बाद उनको अगर लगता है तो प्रोनाउंस कर देंगे उसको एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको घोषित कर देंगे, ठीक है, प्रोनाउंस कर देंगे एंड मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ दैट इफेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग क्या डिक्लेरेशन दे देंगे, ठीक है। फिफ्थ में क्या बोल रखा है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन सेकंड थर्ड शेल अप्लाई टू द डिक्लेरेशन मेड बाय कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1। इसमें क्या बोल रखा है कि जो डिक्लेरेशन जो पब्लिश की है सबसेक्शन 4 के अंदर, उस पे वो जो प्रोविजन सबसेक्शन 3 एंड 4 के जो प्रोविजन है वो उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे जिस तरीके से वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश की गई थी उस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। देखो 85 की बात करता है अटैचमेंट, तो प्रोक्लेमेशन तो कर दी, अब क्या उसकी प्रॉपर्टी को क्या अटैच कर सकते हैं क्यों, ठीक है। 85 में क्या बोल रखा है, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कोर्ट ने जिसने 84 के अंदर जो प्रोक्लेमेशन की है उसके रीजंस को रखेंगे, वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, रखेंगे उनको, ठीक है। एट एनी टाइम आफ्टर द इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट, देखो किस क्या बोल रहा है, आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन, जब प्रोक्लेमेशन इश्यू हो गई है उसके बाद में हमारा अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसके उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। तो जब हमारा प्रोक्लेमेशन इश्यू हो चुका है उसके बाद में अगर कोर्ट को लगता है तो इसके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे एंड क्या कर देंगे, ऑर्डर दे देंगे कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, ठीक है। Provided that where at the time of the issue of the proclamation the court is satisfied by the affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose or the whole or any part of the property। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, इशू किया प्रोक्लेमेशन, ठीक है, जिस टाइम पे हम प्रोक्लेमेशन को इशू कर रहा है कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है, सेटिस्फाई हो जाता है, या तो एफिडेविट दिया किसी ने अदरवाइज खुद से ही अगर उसको नॉलेज हो जाती है कोर्ट को दैट द पर्सन इन रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इज इशूड, कि जिस पर्सन के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, प्रोक्लेमेशन इश्यू हो रही है, वो पर्सन क्या करने जा रहा है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी के क्या कर रहा है, या तो पूरी प्रॉपर्टी को या किसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, और इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन इन द कोर्ट, या फिर वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है अपनी किसी प्रॉपर्टी को या उसके पार्ट को रिमूव कर रहा है उस लोकल जुडिक्शन में से, कोर्ट के में से जिसने वो क्या किया, इशू किया प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ए तो जो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और ये हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, अगर कोर्ट को लगता है कि जब हम प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसा कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में हम प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं, वो या तो अपनी किसी प्रॉपर्टी को पूरी को या उसके किसी पार्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, या उसको रिमूव कर रहा है किसी पार्ट को या प्रॉपर्टी के पूरी प्रॉपर्टी को या पार्ट को उस लोकल जुडिक्शन में से जहां कोर्ट रहता है, जिसका कोर्ट का जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शन से क्या कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है, तो इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विद द इश्यू द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो ये क्या दे सकते हैं, इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विद द इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो वो क्या दे सकते हैं कि जब उसका प्रोक्लेमेशन किया जा रहा है उसी के साथ साथ ही उसकी क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की, ठीक है। जनरल रूल में हमने देखा था कि आफ्टर द इश्यू द प्रोक्लेमेशन,
जब प्रोक्लेमेशन इश्यू हो जाती है, देन उसके बाद में वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं अटैचमेंट का। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, रिमूव कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट जिस दिन प्रोक्लेमेशन दे रहे हैं उसी के साथ साइमल्टेनियसली उसी के साथ में क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं प्रॉपर्टी को अटैच करने का। ठीक। देखो, सेकंड क्या बोल रखा है, सच ऑर्डर शेल अथोराइज अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट हैज बीन मेड। देखो, पहली सिचुएशन बोल रही है कि जो जुडिक्शन जो कोर्ट जिस कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू किया है वो कोर्ट एंड प्रॉपर्टी जो उसकी है बिलोंग जो उस अक्यूज्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम जुडिक्शन के अंदर ही है, उसी कोर्ट की जुडिक्शन में जिसने वो ऑर्डर इश्यू किया है, तो उसको ऑथोराइज किया जा सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या बोल रखी है कि इट शेल अथोराइज अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। when the endorsement by the district magistrate within whose डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड। दूसरी सिचुएशन में बोल रखे हैं कि अगर प्रॉपर्टी किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश है, आउटसाइड द जो डिस्ट्रिक्ट है जिस कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू किया है उसके आउटसाइड जाके अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनसे क्या ली जाएगी, एंडोर्समेंट लिया जाएगा। ठीक है। जिस जुडिक्शन में या जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से क्या लेंगे, हम अथॉरिटी लेंगे, उनसे एंडोर्समेंट लेंगे, एंड देन उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए अथोराइज हो जाएंगे। देखो, थ्री में क्या बोल रखा है, सबसेक्शन थ्री में क्या बोल रखा है कि इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेप्ट, अगर वो कोई डेप्ट है या क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। दो चीजें हैं, अगर जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है वो अगर कोई डेप्ट है या फिर क्या है वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डेप्ट की बात हो रही है, तो कि इस अटैचमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उसको सीज कर सकते हैं बाय द सीजर, या फिर बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, या फिर ऑर्डर निकालेंगे राइटिंग में जिससे कि उसकी डिलीवरी को क्या कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, उसकी डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है। टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन के लिए नहीं होगी और टू एनी वन पर्सन के लिए नहीं होगी इन हिज बिहाफ। या फिर कोई भी जो ऑल या फिर एनी ऑफ द टू मेथड्स को अप्लाई कर सकता है कोर्ट, जो भी थिंक उसको ठीक लगता है। तो ये था हमारा सब्सेशन थ्री की बात किस बारे में बात, सब्सेशन थ्री किसके बारे में बात करता है, तो कोई डेप्ट है या फिर कोई मूल प्रॉपर्टी है तो उसका किस तरीके से किया जाए। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रखा है कि कोई अगर डेप्ट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका सीजर कर सकते हैं या उसका अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर, या फिर ऑर्डर दे सकते हैं राइटिंग में, उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं डिलीवरी को, या कोई भी टू और या तो सारे या फिर दो कोई मेथड सप्लाई कर सकता है कोर्ट को, जो भी ठीक लगता है। ठीक है। फोर में क्या बोल रखा है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जिस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर इशू हुआ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शेल in the case of the land paying revenue to the state government be made through the collector of the district in which the land is situated and in all other cases। देखो, अटैचमेंट जो भी किया जाएगा ना इस सेक्शन का, मतलब इस सेक्शन के अंदर जब अटैचमेंट करेंगे, इन द केस ऑफ द लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई उसका पेमेंट वगैरह जो भी रेवेन्यू वगैरह पे करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, भी मेड थ्रू द कलेक्टर, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। मतलब ऐसी कोई लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जो रिवेन्यू है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, तो वहां अटैचमेंट वगैरह कौन करवाएंगे, हमारे कलेक्टर साहब करवाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, जिनके जुडिक्शन में क्या करेगी वो लैंड सिचुएटेड है। और बाकी अदर केसेस के अंदर जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसमें रेवेन्यू वगैरह पे नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ऐसे में क्या करेंगे, उसका टेकिंग पोजीशन ले लेंगे, अपॉइंट कर देंगे रिसीवर वगैरह को, अपॉइंट कर देंगे, या ऑर्डर दे देंगे राइटिंग में कि इस तरीके की प्रॉपर्टी पेमेंट ऑफ रेंट या डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं की जाए। ठीक है। या फिर कोई भी ऑल या एनी ऑफ द टू मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट। ठीक है। देखो, अगर कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका रेवेन्यू पे किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहां अटैचमेंट कौन करेंगे, हमारे कलेक्टर साहब करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जहां जिस उनके जुडिक्शन में लैंड सिचुएटेड है। और अगर उसके अलावा अगर कोई और केसेस और कोई लैंड है या फिर और कोई सिचुएशन है जहां स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू वगैरह है वो पे नहीं किया जाता है, तो उसका अटैचमेंट कैसे करेंगे, बाय टेकिंग पोजीशन, अपॉइंटमेंट रिसीवर एंड ऑर्डर दे देंगे राइटिंग में प्रोहिबिट करने के लिए, जो ये पेमेंट ऑफ रेंट है, डिलीवरी वगैरह पे वो सारा, एंड कोई भी एक या दो मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं ऊपर वाले के, जो भी कोर्ट को थिंक अच्छे सही लगते हैं। ठीक है। देखो, सबसेक्शन 5 क्या बोल रखा है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक, अगर जो प्रॉपर्टी है ना जिसको अटैच कर रहा है वो लाइफ स्टॉक और पेरिसेबल नेचर की है। ठीक है। पेरिसेबल नेचर की है, कोर्ट में इफ इट थिंक इट एक्सपीडिएट ऑर्डर इमीडिएटली सेल, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट को लगता है तो वो इमीडिएट सेल का क्या दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, दे आर ऑफ, एंड इन सच अ केस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल बी अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है। जो भी प्रोसीड्स वगैरह होंगे सेल के वो कोर्ट के उस फैसले पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। ठीक है, अबाइड करेंगे टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लाइफ स्टॉक्स हैं या पेरिसेबल नेचर की, जो इजीली क्या होती है, सड़ गल जाती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो ज्यादा टाइम तक क्या नहीं रह सकती, उसका जो भी उसकी नेचर है उससे ज्यादा टाइम तक वैसा कि नहीं रह सकता, वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, इमीडिएटली सेल कर दिया जाएगा, एंड जो भी उसका प्रोसीड्स होंगे सेल के, वो कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है, तो उनको क्या किया जाता है, इमीडिएटली सेल कर दिया जाता है। ठीक है, 6 बोल रखा है, द पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी द रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखो, जिस तरीके से हम 1908 के सीपीसी के अंदर जिस तरीके से रिसीवर को अपॉइंट करते हैं, तो वहां जो उसकी पावर्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसी तरीके से उसकी भी लायबिलिटीज वही सेम रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 86, इसमें बोल रखा है आइडेंटिफिकेशन एंड द अटैचमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, अटैचमेंट कैसे करेंगे उसकी प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का। तो देखो, 86 बोलता है कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और द कमिश्नर ऑफ पुलिस initiated the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment, for and forfeiture of the property belonging to the proclaimed person in accordance with the procedure provided in the chapter 8। देखो, इसमें क्या बोल रखे हैं कि रिटन रिक्वेस्ट कौन भेजेंगे, या तो पुलिस ऑफिसर भेजेंगे। पुलिस ऑफिसर कौन से होंगे, हमारे एसपी रैंक के हो सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, कोर्ट को बोलेंगे, कोर्ट में इनिशिएट करे उस प्रोसेस के ऊपर, और उसमें रिक्वेस्टिंग करते हैं वो कि कोर्ट क्या करे, एक असिस्टेंट प्रोवाइड कराए, या जो भी अथॉरिटी है उसको बोलते हैं कि आप एक असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकें, अटैचमेंट कर सकें, फॉरफीचर कर सकें उस प्रॉपर्टी का जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन से बिलोंग करती है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस प्रोसीजर प्रोवाइडेड। जो हमारा चैप्टर 8 के अंदर जो प्रोसीजर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, चैप्टर 8 के अंदर क्या होता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वगैरह कराते हैं ना, वो वाला प्रोसीजर डील करता है। और ये हमारा न्यूली एडेड है, इससे पहले सीआरपीसी का जो भी उसके अंदर नहीं था। तो इसमें अथॉरिटी, रिक्वेस्टिंग अथॉरिटीज कौन कौन सी है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। ठीक है, किसको किसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो असिस्टेंट के लिए या तो कोर्ट को करते हैं, अथॉरिटी करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होती है। किस लिए करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फॉर फीचर हो सके प्रॉपर्टी का, जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन से डील करती है। ठीक है, इसका प्रोसीजर कहाँ दे रखा है, हमारा चैप्टर 10 दे रखा है, जो कि हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वगैरह होता है, उसके रिगार्डिंग डील करता है। ठीक है, 87 क्या बोल रखा है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट, किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कि जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन किस तरीके से रेज कर सकते हैं, वो 87 डील करता है। तो देखो, 87 में क्या बोल रखा है, फर्स्ट बोलता है इफ एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू और एनी ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 85, जिस प्रॉपर्टी को सेक्शन 85 के अंदर अटैच किया है उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्लेम आता है, ठीक है, प्रेफर किया था या कोई ऑब्जेक्शन मेड किया जाता है, मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant and the objector has an interest। ठीक है, उनका क्या इंटरेस्ट है इन सच प्रॉपर्टी में, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू द अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85, एंड द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन द होल और इन पार्ट्स। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, सिंपल सी बात है कि कोई भी क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है हमारी 85 में। कब किया जाएगा, विद इन द 6th मंथ, जिस दिन अटैचमेंट हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते, प्रेफर कर सकते हैं। किसके द्वारा किया जाएगा, बाय एनी पर्सन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अलावा कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके क्या हो रहे हैं, इंटरेस्ट उस अटैचमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिस पर्सन के उस अटैचमेंट की वजह से इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, वो पर्सन क्या कर सकता है, कोई क्लेम प्रेफर कर सकता है, ऑब्जेक्शन मेड कर सकता है, जो अटैचमेंट हुआ 85 में उसके रिगार्डिंग विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, एंड इंटरेस्ट इस तरीके से है कि जो लाइबल नहीं है अटैचमेंट के अंदर, ठीक है, अंडर सेक्शन 85 के अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो क्या अटैचमेंट के लिए लाइबल नहीं है। ठीक है, एंड द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, और जो भी क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, उसको शैल बी क्या किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं है, एंड हो सकता है उसको अलाउ कर दिया जाए या उसको डिसअलाउ कर दिया जाए, इन होल कर दिया जाए, इन पार्ट में उसको पार्ट में कर दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि पार्टली उसको अलाउ कर दिया एंड पार्टली डिसअलाउ कर दिया, ऐसे भी हो सकता है पूरी तरीके से उसको अलाउ कर दिया, पूरी तरीके से उसको डिसअलाउ कर दिया है। ठीक है, प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन में इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर वी कंटिन्यू बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर जो भी क्लेमेंट है या फिर जो ऑब्जेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसके टाइम उसके रिस्पेक्ट में कौन रेज करेगा ये क्लेम वगैरह, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कंटिन्यू करेंगे।
सेकंड क्या बोल रखा है, क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय व्हिच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशू। अब ये कहाँ रेज किए जाएंगे, तो ये उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में, उस कोर्ट के पास किए जाएंगे जिसने ऑर्डर दिया अटैचमेंट का। और इफ क्लेम और ऑब्जेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अटैचमेंट अंडर अंडर an order endorsement under subsection second of 85 in the court of chief judicial magistrate or the district in which attachment is made। देखो, या फिर जहां एंडोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब दे रहे थे ऐसी प्रॉपर्टी की जो उनकी जुरिडिक्शन में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑर्डर जो अटैचमेंट का है वो किसी दूसरे कोर्ट के जुडिक्शन ने दिया था, तो ऐसे में कौन देंगे, हमारे सीजेएम, जो सीजेएम साहब है वो क्या देंगे, वो देंगे। उनके पास क्या किया जाएगा, और जो भी क्लेम है उसको प्रेफर किया जाएगा ऑर्डर को, और जो ऑब्जेक्शन है उसको मेड किया जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज टू बी प्रेफर्ड। अब जिस कोर्ट के सामने उसको प्रेफर किया गया है वही कोर्ट क्या करेगी, उसमें इंक्वायरी करेंगी। ठीक है। प्रोवाइडो दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड टू द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो देन ही मे मेक इट ओवर फॉर द डिस्पोजल ऑफ टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। अगर वो प्रेफर या और मेड किया जाता है, किसके पास में किया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास में किया जाता है। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को क्या कर देंगे, उसको मेड ओवर कर देंगे, मेक ओवर कर देंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फोर में, एनी पर्सन हु क्लेम्स ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड। अब जिस पर्सन की क्लेम और ऑब्जेक्शन क्या कर दिए गए, डिसअलाउ कर दिए इन होल और इन पार्ट्स में कर दिए गए बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर, मे विद इन द पीरियड, तो वो क्या करेगा, मे within the period of 1 year from the date of the such order institute a suit to establish the right which he claim in respect of property in dispute, but subject to the result of the such suit if any the order the the order shall be conclusive। देखो, जो भी ऑर्डर उन्होंने दिया है ना, वो क्या माना जाएगा, हमारा कंक्लूसिव माना जाएगा। जिसमें उन्होंने डिसअलाउ किया है, जो भी ऑर्डर दिया है वो क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। लेकिन उस पर्सन के पास में राइट है कि वो क्या कर सकता है, विद इन द वन पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिस दिन से वो ऑर्डर मेड हुआ उस दिन के 1 साल के भीतर भीतर क्या कर सकता है, वो एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। अगर उसका कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, तो उसके पास राइट है कि वो सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है फॉर द क्लेम करने के लिए प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो सिंपल सा इजी सी है, 4 सबसेक्शन है इसके अंदर। तो पहले पॉइंट में तो ये बोल रखा है कि क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं, विद इन द 6 मंथ में किए जाएंगे। एंड जो वो अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन करेगा जिसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, एंड इंटरेस्ट लायबल नहीं अटैचमेंट के लिए। ठीक है। अब उसको इंक्वायरी करने के बाद में उसको अलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, क्लेमेंट के ऑब्जेक्टर की डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कंटिन्यू करेगा उसको। ठीक है। अब जो भी हमारा क्लेम है या जो ऑब्जेक्शन है वो प्रेफर या मेड कहाँ किया जाएगा, तो जनरली जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का इशू दिया है वो उसके लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर जो सिचुएशन हमने 85 के सबसेक्शन सेकंड के अंदर देखी थी, जो एंडोर्समेंट हमारे कौन देते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब दे रहे थे, तो वहां हम क्या करेंगे, उस केस में सीजेएम जो होंगे वहां के उस जुडिक्शन के अंदर, उनके पास हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन को रेज करेंगे, क्लेम को प्रेफर करेंगे। ठीक है। और वही जिस कोर्ट के पास में ऑब्जेक्शन को या फिर क्लेम को प्रेफर या मेड किया जाएगा, वही क्या करेंगे, उसमें इंक्वायरी करेंगे। एंड अगर सीजीएम सबके पास में है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं केस डिस्पोजल करने के लिए। और अगर वो केस जो भी ऑब्जेक्शन या क्लेम वगैरह रेज किया गया था वो डिसअलाउ हो जाता है, तो ऑर्डर क्या माना जाएगा, वो कंक्लूसिव माना जाएगा। लेकिन उस बंदे जो भी पर्सन है उसके पास में राइट होता है, अगर उसका इंटरेस्ट वाकई में इफेक्ट हो रहा है तो उसके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द सच ऑर्डर। ठीक है। 1 साल के भीतर, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से 1 साल के भीतर भीतर क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर फाइल जो भी क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सिविल नेचर का। ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 88 में, रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी अटैच कर दी है उसका सेल कर सकते हैं। रेस्टोरेशन किस तरीके से किया जाता है, 88 बोलता है कि इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। अगर जिस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है, अगर वो जो भी प्रोक्लेम्ड पीरियड डिक्लेयर किया गया था 30 डेज का जो भी टाइम पीरियड था, उसके अंदर अगर वो अपीयर हो जाता है कोर्ट के पास में, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा अटैचमेंट से। ठीक है। सेकंड बोल रखा है, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, अगर वो अपीयर नहीं होता है विद इन द पीरियड ऑफ 30 ईयर का जो पीरियड दे रखा है प्रोक्लेमेशन के अंदर, so the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of the 6 months from the date of the attachment and until any claim, prefer, objection made under section 84, 87 has been disposed of under that section। ठीक है। देखो, यहाँ तक क्या बोल रखा है, दो चीजें बोल रखी है कि अगर उसका क्या बोल रखा है कि अगर पर्सन अपीयर नहीं होता है
जो भी प्रोक्लेम पर्सन है वो अपीयर नहीं होता है, तो जो प्रॉपर्टी उसकी जो अटैचमेंट की थी ना, अब उसका डिस्पोजल का जो भी डिस्पोजल का डिसीजन किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट उसको सोल्ड नहीं कर सकती है, जब तक नहीं करेगी जब तक कि एक्सपायर नहीं होता है 6th मंथ। जिस दिन उसको अटैच किया है प्रॉपर्टी के, उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर क्या नहीं करेगी, वो उसको सोल्ड नहीं करेगी, उसके बाद में अगर कर सकती है। और दूसरी सिचुएशन क्या बोल रखी है कि अगर जहां हमारा क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन रेज किया या ऑब्जेक्शन मेड किया गया या क्लेम प्रिफर्ड किया गया 87 के अंदर, जब तक उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं आया था फाइनल, तब तक उसको सोल्ड नहीं किया जाएगा। 2 सिचुएशन है, जब तक कि एक्सपायरेशन नहीं होता है 6th मंथ का फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, जिस दिन अटैचमेंट करवाया है, उस दिन से 6 महीने का एक्सपायरेशन जब हो जाएगा, 6 महीने जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही सोल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लेम प्रेफर किया गया, ऑब्जेक्शन मेड किया गया 87 के अंदर, तो जब तक वो डिस्पोज नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रॉपर्टी को सोल्ड नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू द स्पीडी एंड नेचुरल डिके। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऐसी है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है ये, कि अगर प्रॉपर्टी कैसी हमारी नेचुरल डिके की है, और कोर्ट अगर कोर्ट को कंसीडर दैट द सेल वुड फ्री फॉर बेनिफिट ऑफ द ओनर, कि जो अगर इस ऐसी प्रॉपर्टी का जो स्पीडी नेचुरल डिके की है, मतलब जो मतलब जल्दी से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी है, और कोर्ट को लगता है कि ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर के बेनिफिट के लिए ही उसका सेल करना बेनिफिट में होगा, किसके में, ओनर के बेनिफिट में होगा सेल करना। तो इन आइदर ऑफ विच केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड वेन एवर इट मे थिंक। तो कोर्ट क्या कर सकता है, और कॉज के बाद मतलब उसे सोल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोल रखा है, इफ विद इन द 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एंड एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी और हैज बीन at the disposal of the state government under section second appear voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and prove that satisfaction of the court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding the execution of the warrant, and that he had not such notice he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if the part only thereof has been sold, the net proceed of the sale, and the residue of the residue of the property shall, after satisfying from therefrom all the cost incurred in the consequences of attachment, be delivered to him. देखो सिंपल सी बात क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें बोल रखा है कि जिस दिन अटैचमेंट हुआ था उस दिन से 2 साल के अंदर, विद इन द 2 year, 2 साल के अंदर अगर वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया था वो अपीयर हो जाता है, वॉलंटरी क्या होता है, अपीयर हो जाता है, या जिसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट सेकंड के अंदर, वो पर्सन क्या होता है, अपीयर होता है वॉलंटरली, या फिर उसको एप्रीहेंड किया था, उसको पकड़ के लाया जाता है कोर्ट के सामने जब उसको पेश किया जाता है। ठीक है, जिस कोर्ट ने उसको अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था, उस कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, या उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट भी है कोई। ठीक है, और ये प्रूव्ड हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है अगर उसके स्टेटमेंट से, देखिए वो जो पर्सन है वो एब्सकॉन्ड नहीं हुआ था, और ना ही उसने अपने आप को कंसील किया था फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वारंट, कि उसका मतलब ना तो वो कंसील हुआ था, और ना ही उसने एब्सकॉन्ड किया है अपने आप को अवॉइड करने, और ना ही वो क्या कर रहा था, अवॉइड नहीं कर रहा था जो एग्जीक्यूशन है वारंट की, उसके एग्जीक्यूशन को अवॉइड नहीं कर रहा था। ठीक है, वो इसका स्टेटमेंट क्या है कि ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि उसको नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन इश्यू हुआ है जिससे कि उसकी अटेंडेंस उसमें स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको नॉलेज नहीं थी। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसकी, जो भी प्रॉपर्टी थी, अगर उसको सोल्ड कर दिया है, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी से जो सोल्ड करके जो भी इसका नेट प्रोसीड्स आया है वो, या फिर अगर पार्ट में उसको सोल्ड कर दिया गया था, और जो पार्टली जो जो बची कुची जो प्रॉपर्टी है उसको सबको क्या कर दिया जाएगा, उसके लिए डिलीवर कर दिया जाएगा। जो भी उसके कॉस्ट, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट, जितना भी हमारा अटैचमेंट में खर्चा हुआ होगा कोर्ट का, वो सारा उससे सेटिस्फाई करने के बाद उसको सारा चीजें डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, 89 में क्या बोल रखा है, अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर द रेस्टोरेशन अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अब जो, हाँ 88 के अंदर हमने एप्लीकेशन दी थी रेस्टोरेशन के लिए, तो अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो 89 में बोल रखा है, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ 88 हु इज एग्रीड बाय द रिफ्यूजल द डिलीवरी प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स ऑफ द सेल देयर ऑफ मे अपील कर सकती है टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाइज। अब जिस जहां कोर्ट में वो अपील ऑर्डिनरी लाइज करती है ना, उस कोर्ट के अंदर क्या कर देगी वो, अपील कर देगी। ठीक है, फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ फर्स्ट मेंशन कोर्ट, जो ये फर्स्ट मेंशन कोर्ट के बाद में जहां अपील जाती है उस कोर्ट में क्या कर देगी, अपील फाइल कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, डी पार्ट के अंदर दे रखे हैं कुछ अदर रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस, मतलब इसकी रिगार्डिंग में इसके सपोर्टिव जो हमने एबीसी पढ़ा, इन्हीं के सपोर्टिव में कुछ अदर प्रोविजंस हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, 90 में क्या बोल रखा है, इशू ऑफ वारंट इन द ल्यून ऑफ और इन एडिशन टू द समन, कि हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं वारंट इन द ल्यून ऑफ और एडिशन समन, समन के एडिशन में, समन की जगह पर हम वारंट किन किन सिचुएशन में इशू कर सकते हैं। 19 बोल रखा है, कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस संहिता
to issue a summon for the appearance of any person issue after recording the reasons in writing a वारंट फॉर हिज अरेस्ट। देखो जिस कोर्ट ने क्या किया, जो एम्पावर है सेक्स संहिता के अंदर कि वो इश्यू कर सकते हैं वारंट, समन इश्यू कर सकते हैं किसी पर्सन के अपीयरेंस के लिए, तो वो कोर्ट क्या कर सकता है, इश्यू कर सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वारंट क्यों इश्यू कर रहे हैं समन की जगह, वो रीजंस को रिकॉर्ड करके वारंट ऑफ अरेस्ट क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, आप वारंट फॉर हिज अरेस्ट कब कर सकते हैं। पहली सिचुएशन है इफ आइदर बिफोर द इश्यू ऑफ द सच समन, ठीक है, या तो इश्यू समन हुआ है उससे पहले, और आफ्टर द इश्यू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द अपीयरेंस, लेकिन जो भी टाइम फिक्स था उससे पहले। देखो एक तो बोल रखा है कि समन इश्यू होने से पहले ही वारंट इश्यू हो चुका है, या फिर अगर ऐसा होता है कि समन तो इश्यू हो गया है लेकिन जो अपीयरेंस का जो टाइम है ना वो फिक्स्ड नहीं हुआ है, कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्ड और विल नॉट ओबे द समन। अगर कोर्ट को रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन को वो समन भेज रही है, जिसको भेजा गया है, वो एब्सकॉन कर जाएगा या उसको क्या नहीं करेगा, वो विलिंगली ओबे नहीं करेगा उस समन को, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं उसके अरेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो बी में क्या बोल रखा है, इफ एट द सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन द टाइम टू एडमिट of his appearing in accordance with therewith and no reasonable excuse is offered for the such failure। देखो इसमें सिंपल सी बात क्या बोल रखी है, पहले वाले में बोल रखा था कि समन सर्व नहीं हो रहा उससे पहले, या फिर समन सर्व हो चुका है लेकिन जो भी टाइम फिक्स नहीं हुआ अपीयर इनका, ठीक है, अपीयर होने का, ठीक है। और लेकिन बी में क्या बोल रखा है, लेकिन उसको क्या हो चुका है, समन सर्व हो चुका है, वो फेल हो गया है अपीयर होने में, समन उसको सर्व हो चुका है और ये भी प्रूव्ड है कि वो ड्यूली सर्व हुआ था, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे कि उसको समन सर्व नहीं हुआ था, एंड विद इन टाइम हुआ था, एंड उसने एडमिट किया था अपनी अपीयरेंस जो भी अकॉर्डिंग देयर विद, एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर द ऑफर फॉर सच फेलियर, और जो भी उसका फेलियर हुआ है अपीयर होने में उसका कोई उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वारंट इशू कर सकते हैं। 91 क्या बोल रखा है, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर द अपीयरेंस, ऐसे पावर है कि वो क्या ले सकते हैं, अगर अपीयरेंस होने के लिए बॉन्ड वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं। तो व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और द अरेस्ट और द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन एनी कोर्ट इज empowered टू इशू अ समन और वारंट इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट एंड सच ऑफिसर may require such person to execute a bond with or without surety for his appearance in such a court or any other court to which the केस में बी ट्रांसफर फॉर द ट्रायल। देखो इसमें क्या बोल रखा है, जिस पर्सन के अपीयरेंस के या फिर जिसके अरेस्ट वारंट के जो इशू वगैरह वारंट या सम्मन इशू हुए थे, अगर जो भी कोर्ट है या फिर जो भी ऑफिसर हैं कोर्ट के, अगर वो क्या कर देते हैं उस पर्सन को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल सकते हैं कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए, अगर रिक्वायरमेंट होती है विद और विदाउट श्योरिटी फॉर अपीयरेंस, कि आप जो है बॉन्ड भर दीजिए अपीयर होने के लिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के कोर्ट जो भी है उसके सामने। एंड एनी अदर कोर्ट, या तो जिस कोर्ट ने समन वगैरह इश्यू किया है वो वाली कोर्ट उसको बोल सकती है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की, या फिर जो भी कोर्ट जहाँ पे अगर किसी को केस ट्रांसफर वगैरह कर दिया है ट्रायल वगैरह के लिए, तो वो कोर्ट भी क्या कर सकती है, उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं फॉर हिज अपीयरेंस। 92 में क्या बोल रखा है, अरेस्ट ऑन द ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर द अपीयरेंस। देखो इसमें बोल रखा है अगर जो भी हमने बॉन्ड फुलफिल करवाया 91 के अंदर, अगर उसका ब्रीच हो जाता है, ठीक है, तो उसमें अरेस्ट कर सकते हैं क्या। तो इसमें बोल रखा है व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड टेकन अंडर दिस संहिता टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। देखो कोई भी बॉन्ड जब उसके भरवाया है, जो भी बॉन्ड उससे लिया है जहां वो बाउंड था उस बॉन्ड के लिए इस संहिता के अंदर, जिसमें उसको क्या होना था, अपीयर होना था, जो बॉन्ड भरवाया था इसलिए भरवाया था कि वो उससे क्या आ सके, वो अपीयर हो सके कोर्ट के सामने, उसको प्रोड्यूस किया जा सके, लेकिन वो अपीयर नहीं होता है, तो जो भी ऑफिसर है प्रिसाइडिंग सच अ कोर्ट में इशू कर सकते हैं वारंट के उसको डायरेक्ट किया जाए, सच पर्सन को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए ऐसे पर्सन को, एंड उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट के सामने उसको लाया जाए। ठीक है, देखो बॉन्ड किस लिए भरवाया जाता है, किसी भी पर्सन से बॉन्ड की जो पर्पस होता है ना बॉन्ड को फुलफिल करवाने का भरवाने का, वो यही होता है कि बाद में जब कभी उसके नीड होगी रिक्वायरमेंट होगी तो उसको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के सामने जब भी कोर्ट उसको बुलाती है। लेकिन अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता है, बॉन्ड की जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल नहीं करता है, ब्रीच कर देता है, तो जो भी कोर्ट है जिसने इशू की वो क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं वारंट एंड डायरेक्ट कर सकते हैं कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, उनको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने। ठीक है, देखो 93 में क्या बोलता है, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू द summons and warrants of the arrest। The provisions contained in this chapter relating to summon and warrant and their issues service execution shall as far as may be applied to every summon and every warrant of arrest issued under this संहिता। जो भी हमारे समन वारंट कितने भी एवरी समन और वारंट जो होते हैं अरेस्ट के रिगार्डिंग, उसके ऊपर क्या होता है, ये जो भी संहिता के जो भी इस चैप्टर के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो इश्यू के रिगार्डिंग हो, सर्विस के रिगार्डिंग हो, एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग हो, वो क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे का ये तो चैप्टर 7 तो हमारे है नहीं है, एपीयू के जो भी प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 7 नहीं है, ठीक है। तो इसके जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।